सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स और सबसे कॉन्सेप्चुअल जो होता है वो क्या होता है डेरिवेशन। तो आप लोगों को फिजिक्स स्टडी करना है, मतलब फिजिक्स वास्तव में टफ होता भी है क्योंकि इसको समझने के लिए में ज़्यादा ही प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है और कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब मैथ पढ़ते हो तो मैथ में सिर्फ मैथ, साइंस में सिर्फ साइंस है, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा है जिसमें मैथ साइंस सब कुछ है। तो फिजिक्स एक टफ होता भी है पहली बात। दूसरी नंबर फिजिक्स की स्टडी करने का जो तरीका होता है वो होता है पहले में क्वांटिटी को सीखना पड़ेगा। क्वांटिटी मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, कैसे ये निकला है, ये सब चीज़ें आपको थ्योरेट कर इसको पॉइंट कहते हुए जानना होता है। सेकेंड लेवल पे कि हम मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे करते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है। तो फार्मूला को तैयार करते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है बार बार, इससे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, इससे ऐसे निकाला जाता है। लेकिन जिसका जो लास्ट सेक्शन होता है वो क्या होता है? डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है? किसी भी फार्मूले को क्रिएट करना। जैसे न्यूमेरिकल तो फार्मूले से लगा देते हो। मान लीजिए हम बोले कि आप किसी हेलो सेल के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो क्या बताओगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला होता है। बट ये कहाँ से आया? इसको क्रिएट करना क्या कहलाता है? डेरिवेशन। मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है और फार्मूले को बनाना ही डेरिवेशन कहलाता है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं। इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स आना चाहिए, थोड़ा सा ग्राफ आना चाहिए और कैलकुलेशन आना चाहिए, तो हम न्यूमेरिकल डेरिवेशन कर सकते हैं। आपके फिजिक्स में डेरिवेशन की बात करें तो 25 से 30 डेरिवेशन है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मिला के, जो कि खास इंपॉर्टेंट है और उसमें एक एक करके हम आपको बताएंगे। जैसे आपको पता होगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है दो चार्जों से मिलकर बनाया जाता है, जिसकी लेंथ हम कितना लेते हैं? 2l। आपने पढ़ा होगा जब समान परिमाण और विपरीत चिन्ह के आवेशों को अल्पतम दूरी पे रखते हैं तो इससे बने निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। When two equal and unlike charges kept on a small distance to give a electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो रेखाएं होती है, एक अच्छी और एक ऐसी रेखा जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? अच्छी रेखा। और जो इस पे आती है बाइसेक्टर, जिसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंबवर्धक, आधार बीचों बीच में डाला गया लंब, तो क्या कहलाता है? निरक्षीय। इन दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको फार्मूला पहले बताते हैं। पहला नंबर, जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो उसके बीचों बीच से r डिस्टेंस पे अगर हम एक्सिस पे जाए, अक्षीय रेखा पे जाए, कहाँ पे? अक्षीय रेखा पे। तो अक्षीय रेखा पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, वो कैलकुलेटेड किया गया है = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r²। ऐसा डेरिवेशन आपको ये फार्मूला बताया गया होगा कि किसी भी वैद्युत ध्रुव के अक्षीय रेखा पर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट करना है तो E = 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ आपको कैलकुलेट करना होगा। बट इसके जब निरक्षीय पे आपको निकालना होता है, निरक्षीय का मतलब जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीचों बीच का इधर, और इससे r डिस्टेंस पे चले जाओ, कितना डिस्टेंस? r डिस्टेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इसको हम E' मान लेते हैं। तो E' निकालने के लिए आपको बताया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। डायरेक्ट ऐसे फार्मूला लिखा दिया होगा। अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो फार्मूला से न्यूमेरिकल लग जाता है, लेकिन इस फार्मूले को बनाना डेरिवेशन कहलाता है। ये फार्मूला कैसे बना होगा, किस बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू क्रिएट किया गया, वही चीज डेरिवेशन कहलाता है। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बता देते हैं, फिर दूसरा नंबर आगे चल के देखोगे इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाला गया है। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आपके पास है जिसकी लेंथ 2l है, जिसमें दो लाइन होगी, एक एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन। आपको पता होगा इक्वेटोरियल क्या मतलब? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इससे r डिस्टेंस पे चले जाओ, यहाँ की पोटेंशियल निकालो तो एक्सियल का पोटेंशियल कहलाएगा, और यहाँ से r डिस्टेंस पे चले जाओ, यहाँ निकालो तो ये क्या कहलाएगा? निरक्षीय पर पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने का फार्मूला आपको याद है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। ये कहाँ है? अक्षीय, एक्सियल लाइन का। और इक्वेटोरियल पे कितना होता है? 0। तो ये फार्मूले आपको डायरेक्ट लिखाए गए हैं, ये फार्मूले हमें क्रिएट करना है, बनाना है। तो हम एक एक करके बना रहे हैं। हेडिंग समझेंगे। पहला हम इसको बता दे रहे हैं कैसे ये फार्मूला आया होगा।
तो ये तो बेसिक हम आपको याद दिला रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टरों में लिखा होगा, ऐसे डायरेक्ट हम सिखा देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का होता है, इक्वेटोरियल का होता है, ये पोटेंशियल एक्सियल का होता है, इक्वेटोरियल का होता है। बट आज इसको हमें क्रिएट करना है बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, इसी को बोलते हैं निगमन करना। आपका क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा वो ये बोलेगा, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए, मतलब सूत्र को निकालिए। तो तुम सूत्र लिखिए, अच्छा लिखिए जाएगा तो खाली सूत्र लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन सूत्र लिखिए जाएगा तो 1 नंबर देगा। और सूत्र का निगमन कीजिए जब कहेगा, मतलब ड्राइव राइट द फार्मूला, राइट का मतलब वो फार्मूले को लिख दो एक्सियल का, लेकिन ड्राइव द फार्मूला, ड्राइव मतलब लिखो नहीं, तुम इसको बना के लाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने के बाद इसे क्रिएट करो। तो क्रिएट करने का ही नाम क्या होता है? डेरिवेशन। एक सिंपल समझो तो ये फार्मूला बनाने का प्रोसेस है। हर फार्मूला कैसे बनता है इसी को जानने को हम फिजिक्स में डेरिवेशन कहते हैं, और इसे समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने बहुत जरूरी है, जो कि आपने इनिशियली बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। हम एक एक करके बता रहे हैं। तो पहला हेडिंग डालोगे, हम इसके लिए ड्राइव कराने जा रहे हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हेडिंग है बाबू, पहला डेरिवेशन, अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उसका फार्मूला आपको पता करना है। वो फार्मूला आपको पता यही होता है, लेकिन ये निकाल के आपको लाना है, यही तो होता है। एक्सियल लाइन पे फील्ड निकालना तो उसके लिए फार्मूला क्या है? E = 1/4π 2p/r3। कुछ लोगों को फार्मूला ही नहीं याद होता, तो फार्मूला नहीं याद होता तो दो घाटा, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे बिना फार्मूला, और दूसरा डेरिवेशन तो गुल्ले है। जब फार्मूला नहीं आता तो निकालोगे क्या? अब फार्मूला आता है तो डिराइव कैसे करते हो उसको ध्यान से देखो। जब कोई हेडिंग डाल देते हो डेरिवेशन का तो तुम्हें एक फिगर बनाना पड़ेगा रिलेटेड जी। अब इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बनाया माइनस और प्लस q चार्ज से, इसका लेंथ कितना बताएं? एक एक्सियल लाइन खींच दिए। एक्सियल लाइन मतलब इससे ज्वाइनिंग लाइन, बीचों बीच से r डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट ले लिए, क्या? P, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है E, यही पे E निकालना है। तो जब कुछ बना देते हो तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के थ्रू क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो फील्ड क्रिएट होता है उसमें हम लोग ओरिजिनेटिंग नेचर देते हैं, निकलते हुए देते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, खींचता है। मतलब आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि प्लस चार्ज से फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज में आता है, ऐसा देखो कभी? मतलब हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक चार्ज है नेगेटिव और एक चार्ज है पॉजिटिव। नेगेटिव वाला यहाँ पे क्या करेगा? धक्का देगा या खींचेगा? मतलब नेगेटिव की वजह से जो फील्ड बनेगा इधर बनेगा E1, अच्छा पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींचेगा या धक्का देगा? मतलब E2 बनेगा इधर। दो फील्ड बन गया कि नहीं? अब दो फील्ड तैयार हो चुका है तो दोनों में निकालना पड़ेगा बारी बारी। हम क्या करते हैं, इसको जब बना देते हैं तो यार लैंग्वेज लिख रहा होगा वो लैंग्वेज हम नहीं लिखते, आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे हम रिएक्शन में लैंग्वेज नहीं लिखते हैं ऐसे हम फिगर में भी लैंग्वेज नहीं लिखते, ये आपका काम है। जैसे हमने रिएक्शन में बताया CH3 ब्रोमाइड इज रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव द एथिल अल्कोहल, ये ऊपर लिखना पड़ता है बार बार रिएक्शन के बाद। ऐसे जब कोई फिगर बन जाता है तो इनको बताना पड़ेगा। एक बार हिंदी वाले समझेंगे कैसे बता रहे हैं। जो चीजें हम बनाते हैं, जो फिगर में तुम बनाए हो वही चीज हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में लिख दो। हम लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q और +q आवेश से बना है, इसकी लंबाई 2l है, इसके अक्षीय रेखा पर r दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु है P, और वहां पे -q के कारण E1 और +q के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 है। तो जितना चीज वहां दिखा वो चीज तुम्हें पहले लिखना पड़ेगा। जो चीज तुम बनाए होगे वो चीज 2-4 लाइन जो भी लिख दोगे। इंग्लिश में कैसे बताएंगे? Let an electric dipole that is formed by -q and +q charge of the length of 2l, and my E1 is the electric field due to -q charge and E2 is the electric field by due to +q charge,
at point P which is r distance away from the dipole। ये पूरी बातों को आपको बताना होगा अपने लैंग्वेज में लेकर, जो चीजें यहाँ तुम समझ पा रहे हो। कैसे हम बता रहे हैं? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l है, इसके अक्षीय रेखा पे एक बिंदु P है जो वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर है। माइनस क्यू के कारण E1 फील्ड है और प्लस क्यू के कारण E2 फील्ड है, तो इतना करना पड़ेगा। इंग्लिश में बताएंगे, लेट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which is formed by minus q and plus q charge. The length of electric dipole is 2l and P is a point at axial line that is r distance away from the electric dipole. E1 is electric field due to minus q charge and E2 is electric field due to plus q charge. Then इतना ये क्या है समझ में आया? ये यहाँ नहीं, जितना डेरिवेशन होगा जो बनाओगे वो लिखना पड़ेगा। अब ये हम लिखते नहीं भाई, ये तो तुम बनाना जानते हो तो लिखना जान ही जाओगे। 2 लाइन 4 लाइन 3 लाइन जो देखना, जब कुछ ना कर पाना तो एक बात बताना कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 2l, E1 is electric field due to minus q charge, E2 is the electric field due to plus q charge, P is r distance away from the electric dipole। इसे एक लाइन 2 लाइन पर बता दोगे तो 4-5 लाइन भर जाएगा, और जितना बता दोगे सब सही होता। फिगर सही तो सारों सब सही। अब बताते समय जो 2-4 बात बता दो, नहीं बताओगे तब भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कापी नहीं भरेगा और अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो ये तुम्हारा काम है भरने का। आगे का काम शुरू करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू का कारण E1 होगा। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E1, या यहाँ ना लिखो तो यहाँ पे लिखो। E1 क्या माने थे, किसकी वजह से? माइनस क्यू। अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? इसमें डायरेक्शन होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी में साइन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स, फील्ड, ये सब चीजें कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पे चार्ज का साइन नहीं लेना होता। फार्मूला आपको याद है फील्ड निकालने का? 1/4πε0 q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो चार्ज तो माइनस क्यू है, लेकिन तुम माइनस नहीं लगाओगे क्योंकि E एक वेक्टर क्वांटिटी, हमने पहले बताया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज का साइन नहीं लेना होता है। जैसे माइनस 25 कूलम है तभी माइनस 25 नहीं 25 से डालोगे, और प्लस 25 कूलम है तभी 25 डालोगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज की साइन नहीं पुट करनी होती है। तुम किसके वजह से निकाल रहे हो? माइनस क्यू की वजह से, बट यहाँ माइनस यूज नहीं करोगे। अच्छा वही पोटेंशियल जब निकालोगे, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में तुम्हें चार्ज का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये वेक्टर में आता है इसलिए चार्ज की साइन नहीं। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ये ध्यान से देखो, ये पूरा 2l है तो आधा l इधर होगा कि नहीं, और आधा l इधर होगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r इतना और l इतना, मतलब r प्लस इधर, लेकिन होल स्क्वायर लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, कोई पॉइंट चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा 1/4πε0 q बाई r स्क्वायर। ऐसा पढ़े हो कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो कोई पॉइंट चार्ज के थ्रू 1/4πε0 q मतलब चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ से आपका डिस्टेंस r प्लस l था तो हमने r प्लस लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर अब क्या निकाले? प्लस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। भाई प्लस क्यू भी तो अपना फील्ड बनाया है, प्लस क्यू वाले को हम क्या माने हैं? तो उसके लिए क्या होगा 1/4πε, यहाँ भी क्यू डालेंगे क्योंकि हमें ना तो प्लस लिखना होता है ना माइनस लिखना होता है। जब हम फोर्स और फील्ड मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सदिश राशि कैलकुलेट कर रहे होते तो, और यहाँ पे डिस्टेंस अब जा रहे हो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो r है, इसमें से यहाँ कम कर दो तो क्या बन जाएगा? तो हमारा जब भी ये फार्मूला का डेरिवेशन होता है तो पहले माइनस चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, फिर प्लस चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। अपना बेसिक फार्मूला रख के अब हम निकालते हैं ई नेट। ई नेट मतलब नेट तुल्य दूरी। आपको पता होगा जब दो वेक्टर एक दूसरे के उल्टा चल रहे हो तो घटा दिया जाता है वेक्टर क्वांटिटियों में। जैसे इधर 10 न्यूटन है, इधर 3 न्यूटन है, तो 10 में से 3 माइनस हो जाता है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता
ऐड हो जाता है। तो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में कि अलग डायरेक्शन में? तो अपोजिट में घटेगा या घटेगा? घटेगा। घटाते समय बड़े में से छोटा घटाया जाता है। अब E1 बड़ा कि E2 बड़ा? यहाँ R प्लस L की स्क्वायर से भाग हो रहा है, यहाँ R माइनस L की स्क्वायर से भाग हो रहा है। मतलब यहाँ ज्यादा की स्क्वायर से भाग हो रहा है, यहाँ कम की स्क्वायर से भाग हो रहा है। यहाँ कम से भाग होता है वही ज्यादा आता है। कम से भाग दोगे तब ज्यादा। जैसे 100 में 2 से भाग दो 50 आएगा, लेकिन 25 से भाग दो तो 4 आएगा। तो जितने ज्यादा से भाग दोगे उतने तो E1 ज्यादा या E2? E2, तो यहाँ कम से भाग हो रहा है R माइनस L, और यहाँ ज्यादा से भाग हो रहा है तो पक्का E2 ज्यादा E1। अब E2 को डालो 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का, और 1/4πε0 Q अपान। यहाँ से आप देख रहे होगे Q अपान 4πε0 कॉमन ले लिया जाए तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ एलसीएम लिया जा सकता है। अब इधर गणित है R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का, ये यहाँ पूरा होगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का। इसके आगे इधर करते हैं Q अपान 4πε0 A प्लस B का होल स्क्वायर जोड़ोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और इसमें जब तोड़ोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन ये आगे माइनस है तो सबको चिन्ह बदल देगा तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2R और डिवाइड बाई A माइनस B A प्लस B अगर लगा हुआ है तो A स्क्वायर माइनस, लेकिन होल स्क्वायर दोनों पे चल रहा था तो होल स्क्वायर लगा दिए। यहाँ कुछ कटेगा, E नेट बराबर कितना आ रहा है Q अपान 4πε0 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता होगा L बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, डिफिनीशन में बताया जाता है इसको हम बहुत स्मॉल रखते हैं। अब बताओ जब इसकी डिस्टेंस 2L छोटा है तो 2L का आधा L और भी छोटा होगा, और छोटे चीजों का स्क्वायर लगभग कितना हो जाता है 0। छोटा नहीं, छोटा चीज तो छोटा होता है, छोटे का स्क्वायर छोटे का क्यूब ये सब क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो हम बताएंगे कि या चूंकि हमारा जो यल है वो बहुत छोटा है, लेस डबल लेस का मतलब लेस मतलब बहुत लेस देन आप, तो यल स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 कर देंगे तो E नेट बराबर Q अपान 4πε0 4R। यल को नहीं 0 कर सकते, लेकिन यल स्क्वायर जब 0 हो गया तो बचा क्या R का स्क्वायर R पे 1 से 1 घटा पावर कितना बचा E नेट बराबर क्या हो गया यहाँ 1/4πε0 कर दो, यहाँ क्यों है यहाँ पे 4L को 2L इंटू L कर दो, नहीं सॉरी 2L इंटू 2, यहाँ 4L है कि नहीं 4L को 2L इंटू 2 कर दिए, और यहाँ R पे Q बचा है। आपको पता होगा कि हमने फार्मूला पढ़े P बराबर Q इंटू 2L, तो इसको P कर दोगे तो हो जाएगा 1/4πε0 2P/R। तो फार्मूला आना एक अलग बात है, जैसे बोल दिया कि आप एक्सियल लाइन पे फार्मूला लिखो तो फार्मूला तो नहीं लिख लो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन फार्मूला लिखने पूछेगा तब। न्यूमेरिकल आता है तो फार्मूला लगाओगे न्यूमेरिकल लग जाएगा, लेकिन डेरिवेशन आता है तो तुम्हें फार्मूला को लाना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट द्वारा, जो कि हमने देखो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ फार्मूला क्रिएट कर दिया है। तो आपका ये पहला रहा डेरिवेशन, यहाँ लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लिया करना जो भी लिखना होगा। नेक्स्ट निकालो नहीं अच्छी का ही विभो वाला निकाल लो, विभो वाला भी क्लियर करो। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव, ये हेडिंग है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव अक्षीय रेखा पर वैद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस बार हमें ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है। अच्छा पहले तो भाई फार्मूला ही आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस लूज किए होगे तो पहले ये तैयार करो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मतलब ये आए। डेरिवेशन की तो बात की बात है, पहले यही आए ताकि न्यूमेरिकल तो लगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए V बराबर क्या फार्मूला है, 1/4 भाई। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको लेके आ रहे हैं। ये फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, लेकिन हम लोग हो गया थी कुछ लोग का बचा है। हाँ, लिखने में थोड़ा सा तेजी रखोगे तो बेहतर होगा आप लोग के लिए। अच्छा हमें ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाले तो वेक्टर क्वांटिटी था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये तो वोल्ट है ना, जूल पर कूलम वाला, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा ये बताओ, जैसे एक चार्ज की वजह से r डिस्टेंस में फील्ड निकालते हो 1/4π2r², यूनिट देते हो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर एक यूनिट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो तो क्या यही फार्मूला रहता है, Q/R रहता है, Q/, और वहाँ पे यूनिट क्या चलता है, वोल्ट। हम फिर एक्सियल पे ही पता करने जा रहे हैं तो फिगर तो यही रहेगा। r डिस्टेंस पे इस बार फील्ड नहीं निकालेंगे, पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। और पोटेंशियल इसके वजह से मान लेते हैं V1, इसके वजह से क्या V1 V2 में कोई डायरेक्शन देंगे, नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। और इसमें नेट निकालने के लिए खाली जोड़ा जाता है, जो स्केलर क्वांटिटी होते हैं उनको खाली जोड़ा जाता है। लेकिन इसमें चार्ज को जब रखोगे तो साइन के साथ, साइन को हटा नहीं सकते क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। चलो हम लोग पहले लैंग्वेज पे आ जाते हैं। लैंग्वेज हम उसी के जैसा बताएंगे, जितना ही लिखा है ये बताओ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q और +q आवेश से बना है, इसकी लंबाई 2l है। वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है, -q के कारण विभव V1 और +q के कारण विभव V2 है। तो ये लैंग्वेज आपको बताना पड़ेगा। Let an electric dipole which is formed by -q and +q charge, the length of electric dipole is 2l. P is a point on axial line that is r distance away from the electric dipole. V1 is electric potential due to -q charge and V2 is electric potential due to +q charge there. तो ये भाई वो चीजें लिखने का आदत तुम्हें हर डेरिवेशन में रहना चाहिए। हम लोग ना लिखते हैं और ना लिखाते हैं, और तुम जो 2-4 लाइन लिख दोगे सोच समझ के वो सही है, तो फिगर ठीक ठाक बनाना। अब बताओ हम -q के कारण क्या निकाले, क्षेत्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज क्या देंगे, V1, और V1 होगा 1/4π0। यहाँ भी स्क्वायर नहीं रहेगा, चार्ज बाई डिस्टेंस से लेना होता है। +q के कारण क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज V2, और यहाँ पे सिर्फ, और आपको पता होगा जब हमें V नेट निकालना होता है तो हमें इसमें डायरेक्शन नहीं होता है कि जोड़ो घटाओ, ये खाली जोड़ा जाता है। लेकिन आप एक गलती कर रहे हो, जब तुम V1 निकाले थे तो इसके वजह से निकाले थे, यहाँ माइनस लगा देना चाहिए था, और जब तुम इसके वजह से निकालो तो यहाँ पे प्लस, हाँ साइन नहीं भूलोगे क्योंकि इसके लिए क्वांटिटी आती है। और जब दोनों जोड़ोगे तो हमें लग रहा है यहाँ V1 में माइनस है, क्यों, और यहाँ प्लस है V1 वाला, और प्लस V2 वाले में यहाँ प्लस है, और यहाँ हमने V1 को नोट कर दिया और प्लस, इसमें खाली जोड़ा ही जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है कि जोड़े की घटाए, खाली जोड़ा जाता है। अब जोड़ते समय ध्यान से देखो, Q/, अगर कॉमन ले लोगे Q/4π0, तो यहाँ -1/r+l बचेगा, और यहाँ पे +1/r-, देख लो Q/4π0 निकल गया तो 1/r-l, और यहाँ -1/r+l। इसका बात इधर ध्यान से देखना तो गलत हो जाएगा। यहाँ एलसीएम कैसे लोगे, r+l और r-l, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -r+l बन जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो +r+l, r से r क्या बच रहा है, थोड़ा सा V नेट बराबर इतना बड़ा चीज नहीं बच रहा है, बहुत छोटा चीज बच रहा है। L/2L अपान r² माइनस a+d के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसके बाद में जस्ट यहाँ पे चले आते हैं।
कि यल बहुत छोटा है तो यल स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो बचा क्या, वी नेट बराबर बचा क्या, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l बाई यल स्क्वायर तो खत्म हो गया 0। अब जानते हो कि इसको हम लिख सकते हैं वी नेट बराबर यहाँ वन कर दिए तो क्यू को यहाँ करा लिए, क्यू इंटू आगे चल के क्यू इंटू 2l क्या बन जाएगा, तो वी नेट बराबर क्या आ गया, ये रहा फार्मूला, जो कि आप फार्मूला जानते हो कि एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकालने का यही फार्मूला है। और ये रहा पूरा डेरिवेशन। हेडिंग डालोगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन on equatorial line due to an electric dipole। हेडिंग हो गया जी। हम क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालने जा रहे हैं, निरक्षीय रेखा पर, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर। किसकी वजह से निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। आपको फार्मूला तो आना चाहिए भाई कि फार्मूला इतना ही होता है, लेकिन ये कैसे आया है इसको हम देखते हैं। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन समझ पा रहे हो कौन सा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबवत का बीचों बीच में डाला गया परपेंडिकुलर ही इसका निरक्षीय रेखा कहलाती है। और हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से कितना डिस्टेंस चले गए हैं, 8 डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, मतलब ये निगेटिव धक्का ले या खींचेगा फील्ड को, इधर आएगा ना E1 और ये ऐसे तिरछा जाएगा। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे क्या करेगा, ऐसे तो निकालेगा, और निगेटिव चार्ज अपने तरफ खींचेगा। मतलब E1 और E2 दो फील्ड्स तैयार हो चुके हैं। अब ये लैंग्वेज तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q प्लस q आवेश से बना है, इसकी लंबाई 2l है, इसके निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जो डाइपोल से r दूरी पर है। उस बिंदु पर -q के कारण E1 फील्ड और +q के कारण E2 फील्ड बना है। तो या इंग्लिश में लिखेंगे, let's an electric dipole which is formed by -q and +q charge, the length of electric dipole is 2l, P is a point on equatorial line that is r distance away from electric dipole, E1 is electric field due to -q charge and E2 is electric field due to +q charge there। ये बातें आपको लिख देना है, जो चीजें वहां तुम देख रहे हो समझ रहे हो, और उसके बाद शुरू करना है। हम पहले क्या निकालने जा रहे हैं, E1 q -q के कारण फिर क्या निकालने जा रहे हैं, क्षेत्र। क्षेत्र कहेगा भाई हमको फील्ड तुम्हें चाहिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज में साइन नहीं लगते, लेकिन भाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा बताओ हमें, इसके वजह से यहाँ निकालो तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये यल है और ये आर है, तो पाइथागोरस रूट के अंदर परपेंडिकुलर प्लस बेस, आपको पता होगा ये बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का तो ये हाइपोटेनस, आप कर्ण निकल जाएगा। अब कर्ण स्क्वायर बराबर पढ़े होगे, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण आपको निकालना है, तो ये तो पता नहीं, स्क्वायर को इधर कर दो तो लंब, मतलब लंब कितना है आर और आधार कितना है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस। थोड़ा सा नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के हम ये वाले डिस्टेंस निकाल लिए। अच्छा, जितना इधर से ये होगा उतना इधर से ये भी आर स्क्वायर प्लस, इसका भी आपका लंब आर है और बेस यल, हाइपोटेनस वही आएगा। अच्छा, ये कहता है कि तुम्हें जब -q के कारण निकालना है फील्ड, तो ये E1 जो आपका बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का साइन नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ क्या रखेंगे, रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का यही रखेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर। और जब हम +q की वजह से निकालेंगे तब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, विभव नहीं निकाल रहे हैं, फील्ड निकालना है E2, और E2 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज में साइन रखते नहीं और डिस्टेंस फिर वही बनेगा, रूट ओवर में होल स्क्वायर।
क्लियर? अब इधर हटाते हैं भाई, ये वेक्टर से चलेगा, इसको डायरेक्ट जोड़ दोगे क्या भाई? वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्ट जोड़ी घटाई नहीं जाती है, इसको डायरेक्शन की बेस पे करना होता है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ दिया जाता है, अगर दोनों अपोजिट है तो ना वो दोनों के सेम में है ना दोनों के अपोजिट है। जब किसी एंगल पे होते हैं तब एंगल की क्वांटिटी लगती है। अच्छा, क्या तुम समझ सकते हो कि जितना ये है उतना ये है? E1 E2 देखने में सेम है कि नहीं? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में पड़ जाए तो उनके बीच का रिजल्टेंट अगर तुम्हें ना याद हो तो याद रखना, ई नेट जो होता है दो सेम वेक्टर में 2e cos बीच का एंगल y2 नहीं याद है तो हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि आप लोग गड़बड़ा दोगे, भी याद नहीं होगा आपको। ई नेट निकालने का वेक्टर जोड़ने का तरीका आपको इस तरह बताया गया होगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos बीच का एंगल, cos के बाद बीच का एंगल, दोनों के बीच का कुछ एंगल देखा जाए क्या होगा। अच्छा, इसको हम थीटा मान ले तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं? कौन सा ला है? जब किसी त्रिभुज में ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं और उनके सामने की भुज कोण भी बराबर हो जाती है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने की कोण जब दोनों भुजा बराबर तो दोनों के सामने के पड़े हो कहीं, इसको समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। तीनों हो जाएगा तब इक्विलेटरल हो जाएगा, तब तो तीनों कोणों बराबर हो जाएगा। तो इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है कि नहीं? तो अगर हम इसको थीटा माने तो थीटा होगा कि नहीं? हम यहाँ पे एक थोड़ा सा समांतर रेखा खींच दे रहे हैं, किसके आधार के? वैद्युत द्विध्रुव के समांतर रेखा खींचे हैं। अब बताओ अगर ये थीटा तो यहाँ पे थीटा बनेगा कि नहीं? पढ़े होगे, जो समांतर रेखाओं को कोई ऐसे कट कर दे तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, एकांतर कोण। और अगर कोई कोण समांतर रेखाओं को इस तरह कट कर दे तो ये भी कोण बराबर होता है, संगत कोण। इसके हिसाब से ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा कि नहीं? देख पा रहे हो? ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये कटिंग लाइंस, तो ये बराबर होगा कि नहीं? और यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस, ये अल्टरनेट एंगल, मिला जुला के बताओ दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना बन रहा है? 2 थीटा। अरे E1 इधर है, E1 और ये क्या है? E1 और E2 के बीच कितना एंगल बन गया? 2 थीटा नीचे थीटा ऊपर कितना बना? 2 थीटा डालोगे ना। वेक्टर के सम करते समय तुम्हें पता होगा कि दो वेक्टर का सम डायरेक्ट नहीं किया जाता है, फोर्स होता है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। ऐसा आपने वहां भी देखा होगा, वेक्टर जी थोड़ा सा आप लोग का जब नेट आयाम निकालते थे, एम्पलीट्यूड रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई इन द फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, E1 E2 दोनों बराबर है कि नहीं? तो E1 के जगह E2 के जगह E1 लिख सकते हैं कि नहीं? E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर, क्योंकि E2 E1 बराबर है वैल्यू में, और प्लस 2E1 E1 2E1 स्क्वायर और cos 2 E नेट बराबर, यहाँ भी 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, E1 स्क्वायर और प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, E नेट इक्वल टू 2E1 स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा cos 2 थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ध्यान से देखना। E नेट इक्वल टू क्या बनेगा? 2E1 स्क्वायर, 1 पर cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो? यहाँ से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचा? 2 दूनी 4 E1 स्क्वायर और cos स्क्वायर E नेट बराबर क्या बचा? रूट से बाहर निकाल दो, 4 निकला 2, E1 स्क्वायर से E1 बन गया और cos स्क्वायर से cos थीटा बना। कुछ लोग रखे रहते हैं तो इनको करते नहीं, ये बोर्डों में डायरेक्ट वही रख देते हैं, तो आप रट लो तो भी ना रखो तो भी वो आपका काम है, लेकिन हम कहेंगे कि करके निकालो तो थोड़ा सा भर जाता है, काफी अच्छा लगता है। E नेट कितना आया? 2E1। अब ये रिजल्ट मिल ही गया है, रख लेते हैं वैल्यू। 2 तो ठीक है, E1 की वैल्यू कौन नहीं जानता? 1/4πε0 क्यों बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर होल
स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माने ये रूट हो जाएगा, कौन रूट लगाए ना, और इनटू cos थीटा ट्रायंगल से निकल जाएगा वो आधार बटे कर्ण। cos थीटा मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। किसी भी ट्रायंगल का जो cos होता है बेस बाई, अब यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा लंब और ये होगा आधार, तो बेस बाई कितना बनेगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस, हम कहेंगे कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो क्यू है और 2l, क्यू इंटू 2l p बन जाता है, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर, एक पावर यहाँ है और आधा पावर यहाँ है, 3/2 पावर, 1.5 पावर। आपको पता होगा वो बात फिर कहो, यार बहुत छोटा है आर से, एल स्क्वायर 0 होगा, अतः इन्हें कितना आ जाएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान, इसको गायब कर दो, आर के स्क्वायर के पावर 3/2। आपको पता होगा जब 2 पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से 2 कटेगा, बचा क्या, फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक डायपोल। अगला हेडिंग डालो, अब किस निरक्षीय पे विभव निकाला जाए, क्या आना चाहिए, जीरो ना, लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव, ये वाला आप करते हैं। इसमें तो इतना ज्यादा अक्षरा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही आसान सा लगेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या, नहीं, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू का एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिए जिसकी लंबाई टोटल 2l, ये रहा आपका इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे पॉइंट p मान लिए, ये आपकी पता होगा आधा l होगा, इधर भी क्या होगा, इसके वजह से v1, इसके वजह से क्या v1 v2 में कोई डायरेक्शन देंगे, उतनी बातें आपको बतानी पड़ेगी। कैसे बताएंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना है, इसकी लंबाई 2l है, इसके निरक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर एक बिंदु p है जिस पर माइनस क्यू के कारण विभव v1 और प्लस क्यू के कारण विभव v2 है, तो ये लैंग्वेज आता था, या इंग्लिश में लिखेंगे, लेट्स एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय माइनस q and plus q charge and the length of electric dipole is 2l, p is a point that is r distance away from the electric dipole and v1 is electric potential due to minus q charge and v2 is electric potential due to plus q charge। ये पूरी बात बताने जाओगे ना, माइनस के कारण क्या निकालने जा रहे हो, विभव निकालने जा रहे हो, कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अभी भी निकाले थे और ये भी डिस्टेंस वही आया था, तो डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं, खाली डिस्टेंस, खाली डिस्टेंस लेते हैं, फिर हम प्लस क्यू चार्ज के वजह से निकाल देंगे पोटेंशियल, क्या बोलते हैं v2 1/4 पैसा, आप प्लस क्यू लेंगे लेकिन डिस्टेंस उतना ही बनेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा। और इधर तो अब आपको पता होना चाहिए कि हम इसको डायरेक्ट जोड़े या वेक्टर से जोड़े, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है और ये फील्ड नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर से जोड़ना पड़ेगा, तो कहेंगे जो हमारा v-net होगा तो डायरेक्ट v1 प्लस v1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपान रूट ओवर r स्क्वायर प्लस, और प्लस v2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q अपान, आपको पता होगा कि अगर इसमें से q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, क्या बचेगा -1 रूट में r स्क्वायर प्लस, और यहाँ बचेगा प्लस में 1 रूट में r स्क्वायर प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का गुणा करोगे तो मतलब v-net कितना आया 0,
इक्वेटोरियल लाइन पे V net होता है 0, दैट इज द लास्ट डेरिवेशन। तो हमने 4 डेरिवेशन आपको बता चुके हैं। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, देखा जाए गॉस थ्योरम को। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन आता है गॉस का, बहुत आसानी से हम लोग गॉस थ्योरम को डिराइव कर लेते हैं, बस 4-6 लाइनों में। में लिखेंगे गॉस प्रमेय का निगमन कीजिए, गॉस प्रमेय का निगमन कीजिए। ड्राइव द गॉस थ्योरम। ड्राइव द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कुछ जानते हो क्या बोले हैं ये? फाई नेट इक्वल टू क्यू नेट अपान एप्सिलॉन नॉट। कुछ बताए हैं कि अगर किसी गॉसियन सरफेस की बात करें तो उससे जो पास होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो बाउंडेड चार्ज के 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। देखो हाइट का कितना डेरिवेशन है, गॉस थ्योरम या गॉस पर में आपको याद होगा ये क्या बोले हैं, क्यू नेट जो क्यू ई होता है, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना होता है नेट चार्ज, जो अंदर नेट चार्ज है भाई आपने डिफाइन भी किया होगा। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद परिबद्ध या परिबद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। According to Gauss theorem, the total electric flux passes through a bounded region is 1/epsilon times bounded charge inside it. किसी भी अगर बाउंडेड रीजन को हम ले तो उसको हम गॉसियन रीजन भी बोलते हैं, गॉसियन सर्कल बोलते हैं। ध्यान से देखो हम कैसे इनका फार्मूला ड्राइव करते हैं। इसलिए हम लोग एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, एरिया छोटा सा, इस छोटे से एरिया को तुम डीए कहोगे और जानते हो एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है अपने, एरिया वेक्टर पता है ना, फील्ड है अपने सरफेस पे क्या होता है छोटा सा एरिया, तो डीए वेक्टर लिखोगे ना, इस फील्ड का वेक्टर इधर आएगा, हमारे हाथ का इधर, उस दीवार का इधर, तो ये ऐसे थोड़ा तिरछा है तो इधर तो जाएगा परपेंडिकुलर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो यहाँ से फील्ड बनेगा वो इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे सीधा निकलेगा ना यहाँ से प्लस क्यू चार्ज से। इनके बीच का एंगल कितना सपोज कर ले, मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है छोटा सा, ये यहाँ पे छोटा सा सॉलिड एंगल बना रहा होगा घनकोण, इसको मान लेते हैं डी ओमेगा। अरे ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल होता है, छोटा है तो डी ओमेगा, एरिया होता है छोटा है तो डी है। अब छोटा एरिया बड़ा एंगल थोड़ा ना बनाएगा, छोटा एरिया है डी है तो छोटा सा एंगल बनाएगा, और उस एंगल को आपको याद होगा सॉलिड एंगल कहते हैं, डी ओमेगा कहते हैं। हम यहाँ से पास होने वाला एक क्या ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पास कराते हैं ताकि वो बाउंड हो जाए। अब बाउंड होने के बाद ही हम इन बातों को जानते हो क्या करना पड़ेगा, जो कुछ देखे हो जो कुछ लिखे हो लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, बिंदु आवेश मतलब छोटा आवेश, मतलब फैला नहीं है, छोटा है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिससे आर दूरी पर एक छोटा सा रीजन या सरफेस डीए है। आवेश के कारण उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई है, ई और डीए के बीच का कोण थीटा है, वह पृष्ठ केंद्र पर डी ओमेगा का कोण बनाता है। तो इतना बात बताना पड़ेगा, एक बार फिर से बोले, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, देखो एक एक बात बता रहे हैं, जैसे जैसे हम बनाए वही बात लिखते हो, जो जो बनाए हो वही चीज लाइन से लिखते जाओ। माना एक बिंदु आवेश क्यू है,
Q से स्मॉल r दूरी पर एक छोटा सा पृष्ठ dA है। Q आवेश के कारण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E है। dA और E के बीच का कोण थीटा है। पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आपतित कोण आंतरिक कोण d ओमेगा है। पृष्ठ द्वारा आवेश पर आंतरिक कोण d ओमेगा है। और कुछ है क्या? तो सर वो आप जो बोले एरिया परपेंडिकुलर वो समझ नहीं आया था। अगर कोई भी सरफेस होता है तो एरिया का एरिया डायरेक्शन उस पर परपेंडिकुलर होता है। अब इसको तिरछा कर दोगे तो इसका इधर ये जाएगा ना, वहाँ तिरछा थोड़ा सा है, इसलिए सीधा लेते तब एंगल नहीं दिखा पाते ना, एंगल कैसे क्लियर करते तब? जो सर सरफेस लेते हैं उसका प्लस सेम परपेंडिकुलर 90 जैसे ये दीवार है ना, तो दीवार पे जस्ट और दीवार ऐसे झुक जाए थोड़ा सा तो ऐसे तिरछा नहीं हो जाएगा। और तिरछा लेंगे नहीं तो एंगल कैसे बताएंगे? अब इन बातों को इंग्लिश में कैसे बताएंगे? लेट्स ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, लेट्स ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ए स्मॉल सरफेस of dA that is small r distance from the point charge, electric field at the surface due to plus charge is E, angle between dA and E vector is theta, and solid angle formed by surface and the point charge is d omega. Then ये पूरी बातों को आप लिख लेना लैंग्वेज में, जो जो यहाँ दिख रहा है, तब आगे स्टार्ट करोगे। हमें ये बताओ, आपको कहीं बताया गया कि फाई बराबर ई डॉट ए होता है? पढ़े हो बेसिक फार्मूला? आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब पॉइंट बताया गया होगा तो डिफिनीशन भी बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये क्या होता है? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बलरेखाओं की संख्या के माप को कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ electric flux is amount of number of electric force line which it passes through a particular region। किसी भी particular region से जितनी लाइन गुजरती है उनको मेजर करने वाली क्वांटिटी को ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया वेक्टर, जिसको हम आगे चल के अगर चाहें लिख सकते हैं E A cos थीटा। जब कोई डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos आता है, क्रॉस हटता है तो sin आता है। ये जानते हो, ऐसा आपको सिलेबस के बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया जाता है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, आपको पता होगा कि अगर एरिया तुम बहुत छोटा कर दोगे तो क्या 1000 लाइन फंसेगी? छोटा फ्लक्स आएगा, मतलब यहाँ भी क्या लगा देंगे? और डी का मतलब होता है छोटा, जैसे टी माने टाइम तो डी टी माने छोटा टाइम, ए माने एरिया तो डी ए माने छोटा एरिया, एफ मतलब फोर्स तो डी एफ मतलब छोटा फोर्स, डब्ल्यू माने वर्क तो छोटा माने डी डब्ल्यू माने छोटा वर्क। तो अगर एरिया आप छोटा लोगे तो जो फ्लक्स आएगा वो भी क्या आएगा? छोटा आएगा। अगर आपको पता होगा कि अगर हम इसे इंटीग्रेट करा दें दोनों साइड में, हो गया क्या कराए हैं ना? हाँ, वहाँ पे थ्योरम पे कराए होंगे, वो हम बोले थे एक बार फिर रिपीट कराएंगे, तो अगर किए होंगे तो आपको याद आएगा। हम क्लोज इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा जब इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा फ्लक्स जोड़ोगे तो टोटल फ्लक्स फिर मिल जाएगा कि नहीं? क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। जब भी हमने कभी फार्मूला दिखाया होगा तो ये भी बताए होंगे वेक्टर फॉर्म और ये भी बताए होंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म, याद कर दिए हैं। फिर आपको डायरेक्टली ये बताए हैं, टाइम कम रहे पेपर देते समय तो डायरेक्ट यही नोट कर सकते हो, टाइम ज्यादा रहे, ज्यादा भरना है काफी तो कुल बता दो, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से उठा लो। अब यहाँ अगर आ गए हो तो अब यहाँ से भी उठा सकते हो, ये तुम्हें याद होना चाहिए। इंटीग्रेटेड ई ये होता है कि नहीं? अब बताओ, हमें अगर फ्लक्स निकालना है तो ई का फार्मूला हर किसी को पता होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और dA इसमें से अगर हम फ्लक्स वाले क्वांटिटी 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? dA cos थीटा बटे dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर बच जाएगा। तो क्यों और ये कांस्टेंट वाला बाहर ले लीजिए, आगे देखोगे फाई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर डी ओमेगा का फार्मूला बताया गया होगा। तो ये पॉइंट आई होगी सॉलिड एंगल, वहाँ सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर फार्मूला होता है dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी ओमेगा, और किसी भी परफेक्ट स्फीयर के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। आपको याद होना चाहिए ये जो सॉलिड एंगल होता है
आधा स्क्वायर के लिए 2 पाई और पूरा स्क्वायर के लिए तो ये इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ दो, पूरा ले लो, किसको डी ओमेगा को, तो पूरा जोड़ के जब ले लोगे तो कितना बना देगा 4 पाई से कैंसिल, तो पाई बराबर क्या आ जाएगा, यही बताए थे कौन, गॉस के डेरिवेशन को। तुम चाहो तो यहाँ से उठा के कर दो, काफी भरना चाहो तो ये सब भी, लेकिन ये फिगर बनाने के बाद भाई 2-4 लाइन लैंग्वेज लिखने वाली आदत होनी चाहिए आपके पास।